तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी किस्सा लेके मैं हाज़िर हूँ। बलजीत परमार अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू। आप सबका एक बार फिर स्वागत है और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतने सारे मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, मुझे दुआएं आपने दी, अपनी चैनल के लिए अच्छा सोचा उसको दुआएं दी। दिवाली की जो इतने मैसेज आपने भेजे हैं, शायद मैं शब्दों में आप सबका शुक्रिया नहीं कर सकूंगा। मैं दिल से आप सबका एक बार फिर शुक्रिया करता हूं इतने मैसेज और इतनी दुआएं देने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं वो किस्सा सुनाऊंगा उस शख्स का जिसको आपसी रंजिश में उसके बाहर, घर के बाहर, एक मंदिर के बाहर एक स्टेज जो बनी थी गणपति महाराज का उत्सव मनाने के लिए, उस स्टेज पे बैठे हुए 35 गोलियां मारी गई। कितनी? 35। 4 आदमी 4 ऑटोमेटिक वेपन्स लेके अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 35 एक ही शख्स को लगी और एक गोली जो उसके साथ उसका दोस्त बैठा था उसको लगी। 36 गोलियां चली कुछ सेकंड्स के अंदर। और क्या माहौल होगा, क्या आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो आदमी खड़ा होके गोलियां चलाने वालों को गालियां दे रहा है और उनके जाने के बाद गिरता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस शख्स का नाम था गेंडिया मामा, ज्ञानेश्वर उसका नाम था। और छोटी दगड़ी चाल जिसको हम कहते हैं बीआईटी चाल अगरीपाड़ा की, उसके ही बिल्डिंग नंबर 25 में रहता था। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने आपको बताया कि उस छोटी दगड़ी चाल जिस एरिया को कहते थे उसमें 3 गैंग्स के हाइड आउट हुआ करते थे। एक का अरुण गवली गैंग का, एक अमर नायक गैंग का और एक भाई ठाकर, सुभाष सिंह ठाकर गैंग का। तो ये अलहदा अलहदा चॉल्स में 21, 22, 23, 24, 25 वगैरह चॉल में अमर नायक के बंदे रहते थे। कुछ और चॉल्स में भाई ठाकर और सुभाष सिंह ठाकर के लोग शरण लेते थे, रहते भी थे। और जो 13, 14, 15, 16 नंबर की चॉल्स थी उनमें मैंने बताया आपको कि गणेश भोसले उर्फ वकील और दिलीप कुलकर्णी और अपना हमने आपको उनके जो सब किस्से सुनाए, अश्विन का किस्सा जिसका मर्डर हुआ, और माली भाई, ये सब लोग जो थे वो 13, 14, 15, 16 चाल में रहते थे। तो ये किस्सा भी उसी चाल का है। शायद ये आखिरी किस्सा होगा। वो पहले किस्से कहानियाँ सुन के वहाँ के लोगों ने मुझे, जो मेरी चैनल देखते हैं, अपनी आपकी सबकी चैनल है देखते हैं, उन लोगों ने वहाँ की डिटेल्स काफ़ी मुझे भेजी हैं। तो उनमें से ही एक ये डिटेल ज्ञानेश्वर और गेंडिया मामा। गेंडिया मामा उसको इसलिए बोलते थे कि गेंडा, आपने एक जानवर देखा होगा, जंगली जानवर, बहुत ताकतवर, बहुत खतरनाक जानवर होता है, वाइल्ड एनिमल है, उसको आप पाल के नहीं रख सकते। तो उस आदमी की शक्ल, उस आदमी की ताकत, उस आदमी की दहशत किस किस्म की होगी, कितना तकड़ा उसका जिस्म शरीर होगा, जिसको गैंडा कहा जाता था। मराठी में गैंडा को गेंडिया बोल देते हैं, तो ये उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ। और मामा, अंडरवर्ल्ड में जिन लोगों को मामा कहा जाता है उसका मतलब ये होता है कि अपने गैंग मेंबर्स के बीच में उस आदमी की इज्जत उतनी होती है जितनी कोई आम आदमी अपनी माँ के भाई की करता है। तो ये एक रुतबा होता है, जैसे आर्मी में, पुलिस में रैंक्स होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल। उसी किस्म से अंडरवर्ल्ड के भी अपने कुछ स्टार्स होते हैं, अपने कुछ उनके नाम होते हैं, कुछ रुतबा, कोई उनकी जो पोस्ट होती हैं, उनके रैंक्स होते हैं। तो मामा रैंक जो है ये काफ़ी बहुत अच्छा गिना जाता है। और ये गेंडिया मामा जो था, ये अमर नायक गैंग का एक बहुत माना हुआ खिलाड़ी था। बहुत से काम इसने बफेट कंपनी के लिए किए और काफ़ी इसका नाम, इज्जत उस गैंग में थी।
और उस ज़माने में अरुण गवली के बाद अगर जो हम नंबर्स होते हैं गैंग के, कितने मेंबर हैं, कितने आदमी उस गैंग के साथ जुड़े हैं, तो अमर नायक का गैंग ही ये दूसरे नंबर का ऐसा गैंग था जो पहले एक नंबर पे भी रहा है। कोई 500 से ज़्यादा लोग एक ज़माने में अमर नायक के गैंग में काम करते थे। और बाद में ओवर द ईयर्स जैसे कि मैंने बताया, पुलिस एनकाउंटर बहुत हुए, कोई शिवसेना सरकार से पंगा उसको भी भारी पड़ा, और उसी तरह अरुण गवली को भारी पड़ा। बहुत से लोग छोड़ के चले गए। अमर नायक की डेथ के बाद वो गैंग कमज़ोर होता गया। अरुण गवली का गैंग थोड़ा इसलिए चलता रहा कि वो खुद जिंदा रहा, तो वो जिंदा डॉन होने की वजह से उसके गैंग की बुक चलती रही। तो गेंडिया मामा से अरुण गवली गैंग की दुश्मनी काफ़ी पुरानी थी। इसमें एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों ने एतराज़ किया है जब मैं कहता हूँ कि मज़े की बात, मैं उसमें कोई मज़ा नहीं ले रहा होता, मैं कोई लुत्फ़ नहीं ले रहा होता। ये एक तकिया कलाम है कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कुछ अचंभित करती हैं, वो जो हट के होती हैं, उनको मज़ेदार बात कहते हैं। तो इसमें मज़ेदार बात ये थी कि गेंडिया मामा एक ज़माने में मुंबई के उस समय के सबसे मशहूर और बड़े 5 स्टार होटल ओबराय टावर्स इसको बोला जाता था, ओबराय शेरेटन भी रहा, और बाकी जैसे जैसे होटल के चेंज के साथ एग्रीमेंट हुए तो ओबराय के साथ कुछ ना कुछ लगता रहा। तो उस ओबराय होटल में वो एक ज़माने में काम किया करता था, टाई वाई लगा के, सूट पहन के, कोट पहन के घूमता था। और दूसरी बात ये है अचंभत करने वाली कि जिन लोगों से उसकी दुश्मनी हुई और उसी बीआईटी चौर में रहने वाले लोग, उनमें से भी कई लोग ओबराय में काम करते थे, जिनमें एक गणेश भोसले उर्फ वकील, वो अरुण गवली का बड़ा शार्प शूटर बनने के पहले वो भी ओबराय में नौकरी किया करता था। और इसी तरह जो डीके दिलीप कुलकर्णी, अरुण गवली का एक और ख़ास आदमी, वो भी ओबराय में काम करता था। हुआ कैसे ऐसे कि उस चौल के दो तीन आदमी बुजुर्ग जिनसे उम्र में बड़े थे, उनकी बाप की उम्र के थे, वो ओबराय में काम करते थे। और वहाँ पे वो दौर था स्ट्राइक्स का, हड़ताल हो जानी, तो उनको तोड़ने के लिए जो मैनेजमेंट होती थी, पुलिस, लेबर बोर्ड, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर, ये लोग कोई ज़्यादा दखल देते नहीं थे। कानून कचहरी में जाने का मतलब कि बहुत लंबा समय इंसाफ के लिए चाहिए, तो ये लोग अक्सर अंडरवर्ल्ड को इन्वॉल्व कर लेते थे। एक तरफ यूनियन वाले, दूसरी तरफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने अपने साथ अरुण गवली को जोड़ के रखा हुआ था, अंदर खाते को, ओपन जहाँ जाहिर कंट्रैक्ट नहीं था। लेकिन अरुण गवली के बहुत से लोग वहाँ पे ओबराय ने भर्ती किए, जिनकी सिफारिश वो लोग करते थे जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करते थे कि लड़के काम के लड़के हैं, अपने काम आएंगे, इनको रख लो। तो मैनेजमेंट को जहाँ इनका जो डिपार्टमेंट होता है भर्ती करने का, एचआर डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनको बोल के इन लोगों ने भर्ती करवाया गणेश भोसले को, डीके को, कि ये लोग स्ट्राइक में जब मुश्किल के टाइम पे आपके काम आएंगे। गणेश भोसले वहाँ की पेंट्री में काम करता था, बर्तन धोने का, पानी से बर्तन साफ करने टिकाने। उसी तरह डीके दिलीप कुलकर्णी भी छोटा मोटा काम करता था, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे, इनको रखा था किसी और काम के लिए था, लेकिन थोड़ा बहुत काम इनको देते थे, सैलरी अच्छी मिलती थी, 5 स्टार होटल का खाना 2 टाइम का फ्री में और बाकी फैसिलिटीज़। तो वहाँ से इनकी एक टाइम स्ट्राइक के टाइम पे जो वर्कर लोग थे, उन्होंने अरुण गवली ग्रुप के खिलाफ एक तरफ का रोष करते हुए उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए मैनेजमेंट के साथ मिलके उन्होंने अमर नायक ग्रोह के साथ अंदर खाते समझौता किया। और उस समझौते को पूरा करने के लिए उस स्ट्राइक जो अरुण गवली के लोगों ने की थी, उसको तोड़ने के लिए, होटल वापस चालू करने के लिए मैनेजमेंट का एक हिस्सा अमर नायक के साथ मिला। और उस चक्कर में ऑलरेडी जो गेंडिया मामा वहाँ पे काम करता था पहले से, उसको अमर नायक के लोगों ने साथ में लिया।
वो एक तरफ से अमर नायक गैंग का मेंबर बन गया। और गेंडिया मामा क्योंकि बहुत तकड़ा था लड़ने भिड़ने में, हाथ की लड़ाई से, तो उसने पूरा अपनी ताकत लगा के और अमर नायक की बैकिंग से वो स्ट्राइक को ख़त्म करवा दिया। तो वो एक दुश्मनी का कारण बना, क्योंकि उसी बीआईटी चाल में, उसी 25-26 बिल्डिंगों में वो भी रहता था, और अरुण गवली के लोग जो वहाँ काम करते थे उभराए में, वो भी रहते थे। और बाद में उस स्ट्राइक के बाद अरुण गवली का जब जोर ताकत कम हुई उभराए में, तो ये भोसले और डीके ये नौकरी छोड़ के फुल फ्लैज गवली गैंग के साथ मिल गए और गैंगस्टर बन गए। उसी तरह ये स्ट्राइक तोड़ने के बाद गेंडिया मामा का काफ़ी नाम हुआ, तो उसको अमर नायक गैंग ने अपने साथ मिला लिया और वो भी नौकरी छोड़ के फुल फ्लैज गैंगस्टर बन गया। बहुत से काम किए उसने, गेंडिया मामा ने, ज्ञानेश्वर ने, और अमर नायक के लिए। और करते करते जो बाकी गैंग के मेंबर्स थे उनके उसकी दोस्ती होनी शुरू हुई। और इसमें उसका जो गुरु था गेंडिया मामा का, वो मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया है। उसी चाल के दूसरी तरफ रहने वाला उसी बीआईटी चाल्स के, उसका नाम था सदिया मामा। सदिया मामा का भी अमरनाथ गैंग में बहुत बड़ा स्थान था, इसीलिए उसको सदिया सावंत उसका नाम था, लेकिन सदिया मामा भी कह देते थे। सदिया सावंत बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। अगरीपाड़ा की पूरी जो हफ्ते की कलेक्शन होती थी सब्जी वालों से, भाजी वालों से, दुकान वालों से, वो पूरी की पूरी सदा सावंत किया करता था। ये सदा सावंत वही है, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको पहले किस्सा सुना चुका हूँ, बाद में इसकी पूरी कहानी के लिए एक पूरा एपिसोड बनाना पड़ेगा। बहुत ख़तरनाक किस्म का आदमी था। अमर नायक का जो टॉप के 4-5 बंदे थे उनमें से एक वो सदा सावंत वो एक था। और सदा सावंत वही आदमी है जिसने एक बार कालिया जो सादिक कालिया था उसके छोटे भाई आकिल को थप्पड़ मारा था, जिसका बदला लेने के लिए सादिक कालिया और उसके साथियों ने उसको बाद में जान से मार दिया था। वो दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, सादिक कालिया की अभी आधी कहानी बाकी है, तो वो उसमें सदिया का या सदा सावंत का किस्सा एक बार फिर आएगा, आप इंतज़ार कीजिए। तो सदा जो सावंत था वो गुरु बना गेंडिया मामा का। अंडरवर्ल्ड के गुर, क्राइम कैसे करना, कैसे भागना, कैसे छिपना, क्या करना, वो जो पूरी ट्रेनिंग थी। और इसका जो अमरनाथ गैंग में इसकी जो पैट्रोनेज की, इसको अपने पर के नीचे लिया, हाथों के नीचे लिया, वो सदा सावंत था। तो सदा सावंत के मर्डर के बाद गेंडिया, शायद इसलिए भी हो सकता है कि उसको सदा मामा बोलते थे, सदा मामा दूसरा भी था एक अरुण गवली गैंग में, तो इसलिए उसको सदिया मामा बोलने लगे, सदा से सदिया। तो सदिया मामा के उस मर्डर के बाद गेंडिया मामा थोड़ा उदास रहने लगा। उसको ये लगा कि इस जो क्राइम की ज़िंदगी है इसमें शायद अंत इसी तरह का बुरा होता है, लेकिन तभी उसको मालूम नहीं था कि उसका अपना अंजाम क्या होगा। वो एक 5 स्टार होटल से नौकरी करके निकला था, ट्रेड यूनियनिस्ट बन गया यूनियन के चक्कर में, और उसी चक्कर में क्राइम में आ गया। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो शायद इस लाइन में खुश नहीं था। तो वो अपना जो उसकी चौल थी, बीआईटी चौल्स, वहाँ पे वो कम रहता था, खाली सोना या दिन में रहना, घर वालों को मिलना। तो ये करने के बाद शाम ढलते ही उसका एक और दोस्त था, वो रहता था जर्मन चौल में। जर्मन चौल वो रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाओ अगरीपाड़ा से तो तारदेव का इलाका पड़ जाता है, वो वहाँ पे वो जर्मन चौल थी। ये जर्मन चौल का वही स्थान था अमरनाथ गैंग में जो अगरीपाड़ा की छोटी दगड़ी चाल का था। जैसे दगड़ी चाल से छिपने के लिए लोग पुलिस रेड से या क्राइम करने के पहले या बाद में जैसे छोटी दगड़ी चाल में आते थे, प्लानिंग होती थी, सब वहीं पे स्कीम बनती थी और क्राइम एक्सिक्यूट किया जाता था। उसी तरह जर्मन चौल जो थी वो छोटा अगरीपाड़ा नाका था।
आर्थर रोड नाका था। आर्थर रोड नाके पे अमर नायक का हेडक्वार्टर था, 144 टेनेमेंट। तो जर्मन चाल को भी छोटी 144 टेनेमेंट कहा जाता था। वहाँ से लोग जो थे वो जर्मन चौल में बैठ के पूरा दिन बैठ के इंतज़ार करते थे कि कब हमें हुक्म आएगा कुछ काम बजाने का तो जाएंगे। तो वहीं पे जैसे 14 नंबर चौल में अगरीपाड़ा में अरुण गवली और उसके गैंग मेंबर कैरम की गेम खेला करते थे, उसी तरह अमर नायक के लोग जर्मन चौल में बैठ के कैरम खेला करते थे। तो कैरम खेलना उस ज़माने में एक सबसे बड़ा आसान टाइम पास गिना जाता था, क्योंकि ये दिन में कहीं ऐसी कर नहीं सकते, फिल्म देखने नहीं जा सकते, दारू नहीं पी सकते, क्योंकि पता नहीं कब हुक्म आएगा, कब कहाँ जाना पड़ेगा हथियार उठा के। तो इसलिए वो एक अड्डा था जो एक बड़ा छुपी हुई स्थान पे था। और जर्मन चौल की लोकेशन भी कुछ ऐसी है कि वहाँ पे बाहर का आदमी अगर कहीं घुस गया गलती से तो निकलना बहुत मुश्किल था, जैसे कि छोटी दगड़ी चौल में था। वो एक एरिया है जहाँ पे रेस कोर्स, मैंने बताया आपको कई बार जिक्र किया है मुंबई का महालक्ष्मी रेस कोर्स, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक वेलिंगटन क्लब है, बहुत पॉश क्लब है मुंबई का। मैं उस ज़माने में एक ज़माने में उसका भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था उसका। वो जो क्लब वाली गली छोटी जाती है, वही गली आगे जाके जो एक ज़माने में मुंबई का मेन आरटीओ ऑफिस हुआ करता था, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहाँ पे पूरी मुंबई की गाड़ियाँ व्हीकल रजिस्टर होते थे। उसके बाद दो और आरटीओ बने बॉम्बे के, लेकिन उस ज़माने में एक ही था, वो तारदेव आरटीओ था। तो वेलिंगटन क्लब और तारदेव आरटीओ के बीच में एक छोटी सी झोपड़पट्टी एरिया था, उसमें वो जो जर्मन चाल थी वो वहाँ पे थी। तो बहुत एक हिसाब से पॉश एरिया भी था, लेकिन वो एक क्राइम से जुड़े लोगों का गढ़ भी था। वो जर्मन चौल में जो सबसे बड़ा आदमी था अमर नायक का, उसका नाम था अबू जठार। अबू जठार कोई वो मुस्लिम नहीं था, या कोई अरब कंट्री से नहीं आया था। उसका नाम तो दिनेश जठार था, लेकिन वो एक जैसे नाम पड़ जाता है गैंग में मशहूर, तो वो अबू के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया, अबू जठार के नाम से। और अबू जठार और गेंडिया मामा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अबू जठार भी बहुत तकड़ा फिज़िकली, रेगुलर जिम करना, फिज़िकल एक्सरसाइज करना, तो वो पहलवानों जैसा था, वो उसी तरह का गेंडिया मामा था। तो ये दोनों की दोस्ती बहुत थी। तो गेंडिया मामा अगरीपाड़ा से शाम को पैदल घर से निकलता था, रेलवे लाइन ओवर ब्रिज क्रॉस करके ये आदमी तारदेव में अबू जठार की जर्मन चौल में जाके जो इनका शाम का कार्यक्रम होता था, ताश खेलनी है या कैरम खेलना है, जो भी टाइम पास करना है, तो वहाँ पे जाके करना। तो इनकी अरुण गवली गैंग के जासूसों ने उनको ये थोड़ा डर लगता था कि कहीं हमने इसको अगर कोई अटैक कच्चा किया, कुछ दो चार आदमी बेचे मारने के लिए, उनके हाथ में गेंडिया मामा नहीं आएगा। तो एक पूरी टीम तैयार की गई 24 लोगों की। आप हैरान हो जाओगे, एक आदमी को मारने के लिए 24 लोगों की टीम तैयार की गई, और उनके लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म खरीदी गई। एक पुराने लोगों को याद होगा, उस ज़माने में एक टी शर्ट मिला करती थी, काफ़ी पॉपुलर थी वो, डॉग्स एरिया में ज़्यादा मिलती थी, जिसके ऊपर आर्मी लिखा होता था, पीठ के पीछे आर्मी, ARMY। तो कोई इंडियन आर्मी या US आर्मी नहीं, सिर्फ ARMY आर्मी। तो इन लोगों ने, अरुण गवली ने, जिन लोगों ने भी प्लानिंग की, उन्होंने 24 बंदों के लिए वो आर्मी टी शर्ट्स खरीदी। उनके नीचे उनको स्पेशल खाकी रंग की पतलून पैंट खरीदी गई। वो पहन के वो लोग ऐसे लगते थे जैसे कोई आर्मी के जवान सुबह सुबह फिज़िकल एक्सरसाइजेस करके आ रहे हैं, PT वगैरह करके ग्राउंड से दौड़ के। तो वो इस किस्म का लुक उससे मिलता था। तो जैसे वो आर्मी की टी शर्ट और खाकी पैंट और नीचे बूट, प्लीट बूट वगैरह पहन के जब निकलते थे लोग, तो देखने वाला ये समझता था
कि आर्मी के जवान अपनी कोई एक्सरसाइज पे निकले हैं। तो वो टीम अरुण गवली ने तैयार की उस यूनिफॉर्म में। ये कोई पहला मौका नहीं था जो अरुण गवली ने इस किस्म की प्लानिंग की। उसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार जब मनोज कुलकर्णी को मारा था, उसकी बहन की शादी थी मनोज कुलकर्णी की, और वो शादी में अपनी बहन की शादी अटेंड कर रहा था। बाराती आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे। उस भीड़ में अरुण गवली के 8 आदमी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जैसे कपड़े पहन के, सिविल में जैसे वो टी शर्ट और जीन की पैंट पहन के जाते थे, और 2 एम्बेसडर गाड़ियाँ उसी किस्म की जिस किस्म की क्राइम वाले रखते थे, वो 2 गाड़ियों में 8 आदमी भेजे थे। और वो क्राइम के ऑफिसर बन के मनोज कुलकर्णी को उस शादी के मंडप में मिले, और उसको बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये असली पुलिस वाले नहीं हैं। तो उसको वहाँ से उठा के ले जा के, आपको मैंने किस्सा सुनाया हुआ है, दगड़ी चाल में कैसे उसको टॉर्चर करके उसकी लाश को फेंक दिया गया था। तो ये तौर तरीके अंडरवर्ल्ड वाले अपनाते रहे हैं। एक कैमोफ्लेज क्रिएट करते थे कि किसी को शक नहीं हो कि जो लोग आए हैं वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे। इसी तरह का एक और किस्सा मैंने आपको सुनाया था, जब डी कंपनी ने अमर नाइक के जो हेडक्वार्टर है 144 टेनेमेंट्स में, जिसमें गणेश भोसले को मारा था, रमेश भोसले को, जिसको डॉक्टर अलायस था, जो अमर नायक का रीढ़ की हड्डी था, उसका पूरा काम संभालता था। उसको मारने के लिए भी जो डी कंपनी के लोग थे वो कोई मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म की तरह इसी किस्म की ड्रेस पहन के वो गए थे वहाँ, और घुस के वहाँ पे मारुति जिप्सी जीप लेके गए थे, लगे कि पुलिस वाले हैं। तो इस किस्म का ये जो एक मोडस ऑपरेंडाई है, ये बहुत बार अंडरवर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता रहा है। किसने पहले किया, किसने बाद में किया, बात वो नहीं है, लेकिन ये कारगर बहुत हो जाता था, कामयाब हो जाता था लोग। अब आप सोचोगे कि एक आदमी को मारने के लिए 24 आदमी क्यों भेजे गए? वो सिर्फ कैमोफ्लेज क्रिएट करने के लिए भेजे गए, ताकि उसके आजू बाजू में जो उसके और लोग होंगे इर्द गिर्द, उनको शक नहीं हो कि ये लोग इसको मारने आए हैं। उनको लगे कि इतने लोग तो एक फौजियों का दस्ता है, अपनी पीटी परेड कर रहे होंगे, यहाँ पे आए हैं तो कुछ पूछने आए होंगे, किसी को मिलने आए होंगे। तो शक नहीं होता कि इन लोगों से आपकी जान को खतरा है। तो उनमें से आधे लोग मोटरसाइकिल्स पे थे, बाकी 2-3 गाड़ियाँ थी। अब इन लोगों ने जब उस पर फील्डिंग लगाई, तो जिस दिन वो रात को घर से निकल के 9-9:30 बजे रात को निकला, तारजों की तरफ जा रहा था, तो उसका इन गाड़ियों में और मोटरसाइकिल पे पीछा किया गया। 4-5 लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन, बाकी लोगों के पास छुरे, तलवार, कोयता, चॉपर, इस किस्म के हथियार वो गाड़ी में, और मोटरसाइकिल वालों के पास रिवॉल्वर, पिस्टल, इस किस्म के हथियार। तो जैसे ही इसका पीछा करते करते वो एक कोई थोड़ी सी लोनली स्पॉट ढूंढ रहे थे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा ना हो इसको, लेकिन गेंडिया मामा को कोई इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे पीछे 24 लोग आ रहे हैं और मेरी जान खतरे में है। जैसे ही वो छोटी लेन में गया जहाँ पे इनको लगता था कि वो रात को रोड खाली होती है, आरटीओ का ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है, एजेंट्स बाहर बैठे होते हैं, वो चले जाते हैं, भीड़ भाड़ कम होती है, क्लब का गेट पहले आ जाता है, तो बाद में इनको मौका मिलता था कि जर्मन चौल के पहले और क्लब के गेट के बीच में जो थोड़ा उजाड़ इलाका है, वहाँ इसको हम घेर के मार सकते हैं। लेकिन इनका बदकिस्मती ये थी कि जैसे वहाँ उस गली में एंट्री लेता है गेंडिया मामा, जिसके पीछे जो लोग जा रहे होते हैं, वहाँ उस दिन पुलिस ने नाकाबंदी लगा के रखी थी। और वो नाकाबंदी ऐसी थी कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सब चेक कर रहे थे, पैदल आदमियों को चेक नहीं कर रहे थे। तो गेंडिया मामा वो नाकाबंदी क्रॉस करके आगे निकल गया, इनको मौका नहीं मिला। इन्होंने वहीं से गाड़ियाँ घुमाई और भाग गए, क्योंकि अगर नाकाबंदी पर रुक जाते, गाड़ियों की चेकिंग होती, इनसे हथियार मिल जाने थे, पकड़े जाते थे। तो उस रात गेंडिया मामा की जान बच गई, लेकिन उसको फिर भी पता नहीं था कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और उसके ऊपर अटैक हो सकता है। अगर उसको पता होता तो शायद दूसरे दिन जब उसके ऊपर ये
जानलेवा हमला होता है तो वो उसकी तैयारी करके रखता। एक हथियार तो हमेशा वो अपने पास रखता ही था। तो उस पर वो जो इनका प्लानिंग फ्लॉप हुई उस दिन, उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन फिर ये रिस्क लिया कि अब उसको उसके घर पे जाके ही मारना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, बाहर रोड पे मारना थोड़ा मुश्किल का काम है। तो इन लोगों ने दूसरे दिन उसकी रेकी की, सुबह से शाम तक वहाँ पे निगाह रखी गई। वो दिन था गणपति से 5 दिन पहले एक स्टेज लगा ली गई थी और उसकी स्टेज की डेकोरेशन चालू थी। एक पोर्शन बनाया गया जिसमें गणपति महाराज की मूर्ति ला के रखनी थी। थोड़े बहुत लाउड स्पीकर वगैरह लगाए गए भजन बंदगी करने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, और वो एरिया डेकोरेट किया जा रहा था। 40 फुट बाई 40 फुट की स्टेज ऑलरेडी बना के रखी हुई थी जिसमें लोगों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम होने थे और बहुत बड़े बड़े लोग उस ज़माने में उस कार्यक्रम में आते थे क्योंकि वो एरिया ही ऐसा था। शिवसेना के लीडर, कुछ एक्टर, कुछ कलाकार, नामचीन सिंगर और सोशल वर्कर, बड़े बड़े यूनियन लीडर्स, तो ये लोग उस प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी लगाने आया करते थे क्योंकि अंडरवर्ल्ड से जुड़े बड़े बड़े लोग उस स्टॉल में रहते थे। तो उसकी तैयारियां हो रही थी और तैयारियां सब गेंडिया मामा की नज़र में हो रही थी। तो दूसरे दिन इन्होंने गेंडिया मामा उस स्टेज पे बैठा अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था, पीछे तैयारियां हो रही हैं गणपति की। तो लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि गेंडिया मामा बिल्डिंग के पीछे जो स्टेज बन रही है वहाँ बैठा है। तो ये 20 आदमियों ने उस बिल्डिंग के को चारों तरफ से घेरा। 4 आदमी 25 नंबर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ गेंडिया मामा रहता था उसके घर पे जाते हैं। गेंडिया मामा घर के पीछे दत्ता मंदिर जो है उसके पास स्टेज बन रही थी, वहाँ पे बैठा है। तो गेंडिया मामा का छोटा भाई मंगेश वो खाना खा रहा था, बैठ के लेट खाना खा रहा था, वो भी तैयारी वारी करके आया था। तो ये टाइम करते करते 4:30-5 बज गए शाम के। तो 4 आदमी गेंडिया मामा के घर पे जाते हैं और वही आर्मी, सो कॉल्ड आर्मी की फटीक यूनिफॉर्म में। तो उसके भाई को पूछते हैं कि मामा है क्या, मराठी में। तो उनके बोलचाल के तरीके से देख के और भाई ने पूछा कि आप लोग का आप जो आर्थर रोड नाका से आए हो। आर्थर रोड नाका जो है वो अमर नायक के हेडक्वार्टर को कहा जाता था और गेंडिया मामा आर्थर रोड के उस नाके पे के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसके भाई को इतना कोई ज़्यादा शक नहीं हुआ। तो ये 4 लोगों ने सोचा कि जो इसके भाई ने ये पूछा है कि आप आर्थर रोड नाका से आए हो, इसका मतलब ये है कि इसने हमें पहचाना नहीं। तो उन्होंने आपस में इशारा करके एक आदमी ने बोल दिया, जी हाँ हम लोग वहीं से आए हैं और हमें भाई ने भेजा है। तो वो बोलता 2 मिनट रुकिए, मैं खाना कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको भाई के पास ले चलता हूँ, गेंडिया मामा के पास। उसने 5 मिनट लगाए। अब देखिए जब मौत आती है तो कोई बचा नहीं सकता आपको। उस 5-7 मिनट में गेंडिया मामा को कोई खबर नहीं हुई कि कुछ लोग मुझे मेरे घर पे ढूंढने आए हुए हैं। तो उसके भाई ने खाना खाया, हाथ वाथ धोए, तो इनके साथ वो बिल्डिंग का चक्कर लगा के पीछे जो ग्राउंड थी दत्ता मंदिर के पास, वहाँ पे उसको ले गया और अपने भाई को जो सामने बैठा स्टेज पे, बड़ी स्टेज पे, उसका खास दोस्त था गेंडिया मामा को, उसका नाम था बुलबुल। अब मर गया वो। तो बुलबुल उसके साथ में बैठा था और 2 आदमी और थे, ताश खेल रहे थे। और गेंडिया मामा ने एक वो लुंगी तहमत नुमा लगाई हुई थी, उसके नीचे बेल्ट के साथ उसने अपना रिवॉल्वर पिस्टल जो भी था वो लटका के रखा हुआ था। ऊपर उसने बनियान पहनी हुई और रिलैक्स मूड में अपने जो उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड गिना जाता था वहाँ बैठा था। तो उसके भाई ने आवाज़ दिया अपने भाई को, गेंडिया मामा को, कि भाऊ देखो कुछ लोग आपको मिलने आए हैं। तो उन लोगों ने हाथ हिलाया, चारों लोगों ने, जैसे उसको पुराना जानते हैं। लेकिन गेंडिया मामा समझ गया कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, वो गैंग के साथ काम करता था। उसकी सिक्स सेंस ने उसको बता दिया कि कोई खतरा है। उसने जैसे ही अपनी लुंगी उठा के रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, इन 4 लोगों ने दहाड़ दहाड़ उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। सबसे पहली गोली लगी बुलबुल को, जो
गेंडिया मामा के साथ बैठा उसका दोस्त ताश खेल रहा है। उसके कंधे पे यहाँ गोली लगी और वो अपना हाथ पकड़ के वहाँ से भागा और गोलियों की इतनी ज़बरदस्त गोलियों की आवाज़ आई, जितने लोग और काम कर रहे थे स्टेज पे या देख रहे थे बैठे थे वो सब भाग गए। और जो चौल के लोग वो खिड़कियों से बाहर देखने लगे कि अभी मूर्ति आने में तो कुछ दिन बाकी हैं, तो ये पटाखेबाजी कहाँ से शुरू हो गई। तो खिड़कियों से गलियारों से बाहर देख रहे हैं और जब तक वो कुछ रिएक्ट कर सकते, ऊपर से भाग के नीचे आ सकते या गेंडिया मामा को बचाने की कोशिश कर सकते, तब तक ये 4 आदमी 35 गोलियां 36 गोलियां टोटल एक बुलबुल को लगी, 35 गोलियां मार के वहाँ से निकल गए। और बढ़िया गेंडिया मामा फिर भी खड़े होने की कोशिश कर रहा था और उनको गालियाँ निकाल रहा था कि आपने मेरे साथ धोखा किया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो उनको मालूम था अब इसके बचने की हालत में नहीं है। वो वहाँ से निकले मोटरसाइकिल अपने और गाड़ियाँ लेके, वो फौजी बन के जो आए थे वो वहाँ से निकल गए। गेंडिया मामा को वहाँ से टैक्सी में लाद के नज़दीकी नायर हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाया गया और तो इनको शक हुआ, जो अटैकर आए थे अरुण गवली के लोग, कि ये शायद बच जाएगा हॉस्पिटल पहुँच गया। तो उनमें से 2 शख्स जो मोटरसाइकिल पे थे वो इसकी गाड़ी का पीछा करते करते फिर भी नायर हॉस्पिटल तक गए। जब इसको नायर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में लेके जाया गया इमरजेंसी में, तो वहाँ पे पीछे जाके पब्लिक के डॉक्टर्स के नर्सों के पीछे खड़े रहे ये देखने के लिए कि जिंदा है कि मर गया। वो ये बिल्कुल सोच के गए थे अगर कहीं वहाँ से इसको डॉक्टर्स ने कहा कि जिंदा है इसका ऑपरेशन करो जल्दी जल्दी, तो वहीं उसको हॉस्पिटल में और गोलियां मार दी जाएंगी, इसको जिंदा छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर्स ने उसकी नाभि देख के हाथ पकड़ के बोला कि ही इज़ नो मोर, तो वो 2 लोग वहाँ से निकले और वापस दगड़ी चाल गए और अरुण गवली को खबर किया कि गेंडिया मामा का काम हो गया। सो दोस्तों ये किस्सा था, कहानी थी जर्मन चौल की अरुण गवली अमर नायक की, अरुण गवली और अमर नायक की दुश्मनी की। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।